देखो, ये जो आज का जो आर्टिकल है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और वही जेंडर गैप के बारे में बात की जा रही है, जिसपे हम ऑलरेडी बहुत सारा आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिर से राइटर ने लिखा है कि यदि कभी हम जिक्र करेंगे कि हमारे यहाँ क्या कंडीशन है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इनका एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में इंडिया जो है ये वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज आ रहा है। और इसमें ये कहा गया है कि 1% जो लोग होते हैं ना, उनके पास इंडिया की 21.7% दौलत, मतलब कि 1% जो लोग हैं इंडिया में, वो आपके इंडिया के 21.7% वेल्थ को समेटे हुए। अब ये राइजिंग इनइक्वालिटी जो है वो एक चैलेंज के रूप में है हमारी कंट्री के लिए, और इसमें किस तरीके का चैलेंज है इसके बारे में जिक्र किया है राइटर। उन्होंने सोशल चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज इस तरीके से डिवाइड किया है। सोशल चैलेंज की बात करें तो इन्होंने ये बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में, मतलब HDI आप लोगों को पता होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, तो इसमें ये कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे है और 131st रैंकिंग है इसकी। मतलब ये एक पुअर रैंकिंग मानी गई है HDI में। तो इससे इन्होंने ये बोला है कि विमेन एम्पावरमेंट कहाँ से आएगा, विमेन एम्पावरमेंट तो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि ये HDI का तो एक अलग कहानी है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली वो होता है शायद हेल्थ में, एजुकेशन में, इस तरीके से वो निकालते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो वहां पे हमारा रैंकिंग वैसे ही 131 है। इसके बाद विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसमें भी इन्होंने बोला है कि बहुत बहुत ज्यादा जेंडर गैप है, और जेंडर गैप इंडेक्स में इन्होंने बोला है कि आपकी रैंकिंग है 140 आउट ऑफ 156। 140 पायदान पे हैं आप 156 देशों के सर्वे में। इसके साथ साथ जब इतनी चीजें हो जाएंगी तब इन्होंने बोला है कि एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, और उसके बारे में इन्होंने बोला है कि राइज इन क्राइम रेट्स, बहुत ज्यादा क्राइम रेट्स बढ़ता है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, जहाँ पे डिजिटल डिवाइड है या जेंडर डिवाइड है, तो वहां पे एसिमेट्रिक आएगा ही, एक सोसाइटी हेट्रोजीनियस बनेगी ही, और बनेगी तो जाहिर जाहिर सी बात है कि क्राइम रेट्स बढ़ेगा। तो इसमें इन्होंने यही लिखा है कि एसिमेट्रिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब कि सबके लिए इक्वल नहीं है। इकोनॉमिक में इन्होंने ये बोला है कि डिप्राइवेशन जो है ना वो कंटिन्यू चल रहा है। डिप्राइवेशन का मतलब आप लोगों को पॉवर्टी बताया था ना, कि एक ऐसी पॉवर्टी होती है जो ठीक हो जाती है आने वाले टाइम में, सीजनल पॉवर्टी की बात बताया था। और एक बताया था कि मतलब इंटर जनरेशनल पॉवर्टी है, कि उसका एक जनरेशन गरीब था, दूसरा जनरेशन भी गरीब हो गया, तीसरा भी हो गया, तो इस तरीके से गरीबी लगी रहती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि एक तरह से गरीबी जो है ना कुछ फैमिली के लिए इंटर जनरेशनल फेनोमेना हो गया है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि अनइक्वल चांसेस मिल रहे हैं लोगों को। अनइक्वल चांसेस मिल रहे हैं मतलब किसी किसी को तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी किसी को नहीं मिल रही है। इससे इंडिया के GDP भी प्रभावित होता है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो डिमांड बेस्ड इकोनॉमी है। डिमांड बेस्ड इकोनॉमी का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे कोविड आया था, पहला वेव याद रखिए, याद कीजिए। तो पहले वेव में आपने क्या किया? पहले वेव में बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो किया गया, और इससे नुकसान ये हुआ कि आप अपने घर में थे, तो जो सामान खरीदने जा सकते थे आप वो नहीं खरीदते थे। अपनी मतलब बेसिक जो चीजें हैं वही खरीद के लाते थे, बाकी सब चीजें खत्म हो चुकी थी। नॉन इसेंशियल आइटम तो बिल्कुल नहीं खरीद रहे थे। तो अब इससे डिमांड कम हुआ, तो इकोनॉमी आप लोगों को पता है कि किस हालत में जा चुकी थी। पॉइंट -7 या कुछ इस तरीके से था इंडिया की इकोनॉमी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डिमांड बेस्ड इकोनॉमी है। जितना डिमांड होगा उतना ज्यादा आपके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा GDP बढ़ेगा। लेकिन डिमांड ही नहीं होगा तो कहाँ से GDP बढ़ेगा या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा?
और डिमांड कब होगा? डिमांड तब होगा जब आपके पास पैसे होंगे। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कैसे डिमांड कर सकते हो? उसके बाद पॉलिटिकल की बात किया है। पॉलिटिकल में इन्होंने बोला है कि सिविल अनरेस्ट हो जाता है। सिविल अनरेस्ट का मतलब कि जो अनसेटिस्फाइड मासेस है वो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वे ढूंढ लेता है वायलेंट करने का, अपने डिसेंट को, मतलब अपने डिसएग्रीमेंट को एड्रेस करने के लिए। तो ये सिविल अनरेस्ट भी एक ऐसा सिचुएशन है कि वो इससे आ जाएगा, जेंडर डिवीजन से। क्रोनी कैपिटलिज्म आप समझ रहे हैं ना? क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब कि रिच आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर्स आर बिकमिंग मोर पुअरर। कि लाभ कमाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस कर रहे हैं तो अपना फायदा कमाइए, लेकिन अब इतना भी फायदा मत कमाइए कि आप सबसे ज्यादा अमीर हो जाएं और पब्लिक सबसे ज्यादा, मतलब जनता जो है वो सबसे गरीब हो जाए। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब तो ये भी होता है कि बिजनेसमैन इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि उनका किसी पॉलिटिशियन से, क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा इक्वेशन बन जाता है और दोनों मिलके एक्सप्लॉइट करते हैं सोसाइटी। यही, इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जो बहुत चांसेस हैं कि जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी तब तक हमारे देश में यही सब चलते रहेगा। इसके बाद डिजिटल डिवाइड की इन्होंने बात किया है। तो डिजिटल डिवाइड तो है ही भाई। आप जाके विलेज में देखिए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको कहाँ से, वो डिजिटली बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। इवन पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है डिजिटली। तो डिजिटल डिवाइड तो है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस पर राइटर ने लिखा है। पहला है कि इंक्रीज सोशल स्पेंडिंग। सोशल स्पेंडिंग को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए। अब ये सोशल स्पेंडिंग क्या होता है? जाहिर सी बात है कि सोशल स्पेंडिंग का मतलब कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रोड्स हैं, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और एट द सेम टाइम ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल्स हैं, हेल्थ है, इससे और ज्यादा लोग, मतलब फायदा ही होगा। वो आने वाले टाइम में अपने आप को एम्पावर कर सकेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री। मतलब ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है कि जो लेबर फोर्स है ना उसको फॉर्मल कर दिया जाए ज्यादा से ज्यादा। फॉर्मल का मतलब समझ रहे हैं ना? एक तो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है। तो ये जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें बहुत सारे टैक्सेस वगैरह तो लगते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलता है। पीएफ वगैरह का पैसा कटता है, इंश्योरेंस रहता है उनका। उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स फिक्स होते हैं, कितने घंटे ही काम करना है। तो इस तरीके की बातें। नेक्स्ट है इंश्योर इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दोनों को इक्वल मिले, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। सबको मतलब इक्वली ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिले और वो उसका एक्सरसाइज कर सकें। एंड प्रोग्रेसिव टैक्स रेजिम। टैक्स रेजिम भी इस तरीके से नहीं हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लोगों को समझ में नहीं आए कि कहाँ से क्या टैक्स लगा है। तो यही है पूरा आर्टिकल, और आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।